फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार शाक्य दिशा केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। दो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लगा लीजिए। लिखा हुआ है स्क्रीन पर, लिखा है अभिक्रिया वेग पर ताप के प्रभाव को समझाइए। और कह रहा है इसका मात्रात्मक, इसके ताप के इस प्रभाव को मात्रात्मक रूप में भी समझाओ। देखो, अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को हमने पिछले वीडियो में जब इस चैप्टर स्टार्ट किया था तब आपने अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है आपको समझा दिया था। मैंने बताया था अभिक्रिया वेग में अगर ताप बढ़ाएंगे, तमाचा मारेंगे तो वेग बढ़ जाता है। और मैंने बताया ये लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया वेग में लगभग 2 गुनी वृद्धि हो जाती है। ये प्रयोगों द्वारा देखा गया है, प्रैक्टिकल किया गया है कि किसी अभिक्रिया में यदि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ा दिया जाता है तो अभिक्रिया के वेग में 2 गुनी वृद्धि हो जाती है। इस चीज़ को नोट कर लें, ध्यान कर लें। अभिक्रिया वेग बढ़ेगा तो वेग स्थिरांक भी 2 गुना हो जाता है, क्योंकि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के बराबर प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर वेग 2 गुना होगा तो वेग स्थिरांक भी 2 गुना। ये भी नोट कर लो, न्यूमेरिकल में काम देगा। अगर वेग 2 गुना होगा तो वेग स्थिरांक भी 2 गुना होगा। मतलब अगर रेट R 2 गुनी हो जाएगी तो K भी 2 गुना हो जाएगा। ध्यान समझ में रखा। अगर ये 3 गुना होगा तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। इसका मतलब R K के प्रोपोर्शनल होता है, R प्रोपोर्शनल K होता है। क्लियर? इसलिए वेग और वेग स्थिरांक दोनों में वृद्धि हो जाती है। इसको नई लाइन से वो देखो लिखा हुआ है, नीचे लिखेंगे वेग स्थिरांक पर ताप की निर्भरता को आर्हीनीय समीकरण के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। तो ये आपका आर्हीनीय समीकरण लिखा हुआ है। इस समीकरण के द्वारा ये प्रयोगों से देखा गया है कि अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ा देते हैं तो उसके वेग में 2 गुनी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो इस सूत्र को लिख लो। जहाँ A क्या है आप जानते हो, चरघातांकी गुणांक। K क्या है आपका वेग स्थिरांक। E क्या है सक्रियण ऊर्जा। R क्या है गैस नियतांक। T क्या है परमताप। ठीक है बात है। इतना ही आपको लिखना है, ये 1 नंबर में आएगा, ये आ चुका परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये लिख लीजिए कि अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक पर उत्प्रेरक के प्रभाव को समझाइए। ये भी आपको समझा चुके हैं। अब इसके प्रभाव को हम कैसे समझाएंगे इसको भी देख लीजिए। आपको मैंने बताया इसको थोड़ा चित्र के द्वारा हम समझेंगे। वैसे तो आप लिखेंगे तो इसको लिख लेंगे। उत्प्रेरक क्या होते हैं, पहले उत्प्रेरक की परिभाषा क्या है कि वे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं लेकिन स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। इसीलिए ये कहा जाता है कि अभिक्रिया उत्प्रेरक के द्रव्यमान और संरचना पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, बात समझ में आ गई। उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। अब उत्प्रेरक क्या करते हैं, उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम करके या कम कर देते हैं या कम करके एक वैकल्पिक पथ, वैकल्पिक माने दूसरा रास्ता, एक दूसरा पथ प्रदान करते हैं जिससे वो पथ छोटा हो जाता है, अर्थात उसकी सक्रिय ऊर्जा कम हो जाती है और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। इसको चित्र के माध्यम से किस प्रकार समझेंगे, देखिए ये रहा चित्र आपका। देखिए जैसे ये आपका है, इधर आपके अभिक्रिया नियतांक मान लीजिए, अभिक्रिया निर्देशांक है, निर्देशांक। ठीक है बेटा, और ये मान लीजिए वेग है अभिक्रिया का। तो क्या होगा आप लोग देखना, मान लीजिए ये आपकी, पहले आपको ग्राफ समझा चुके, फिर ग्राफ को समझ लेते। ये आपका रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, और इसकी ऊर्जा इस समय यहाँ, इस समय इसकी ऊर्जा है ER। समझना, ये प्रोडक्ट क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट होते होते आपके धीरे धीरे किस में बदलते हैं, आपको बताया था सक्रियत संकुल, यहाँ मध्यवर्ती यौगिक या मध्यवर्ती संकुल बोलते हैं। बदलने के बाद आप देखते हैं कि थोड़ी देर बाद ये उत्पाद में बदल जाते हैं। प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट यहाँ बनाते हैं तो यहाँ आपकी ऊर्जा EP कहलाती है और यहाँ ER कहलाती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी होगी, एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से, ये आपको दिखाई दे रही अभिकारक की एक्टिवेशन एनर्जी, अभिकारक की एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से यहाँ तक हो गई। आपको एक्टिवेशन एनर्जी की परिभाषा लिखाई थी, सक्रिय ऊर्जा की परिभाषा बताई थी। मैंने परिभाषा क्या बताई थी, अभिकारक की अपनी ऊर्जा कितनी है, ये ER कितनी हो, यहाँ से यहाँ तक की ऊर्जा ER कहलाती है। इसको अपनी ऊर्जा बोलते हैं, इसको स्थितिज ऊर्जा ही बोलते हैं। ठीक है,
तो अभिकारक की अपनी ऊर्जा के अतिरिक्त, माने एक्स्ट्रा क्या है, ये एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त ऊर्जा की वह मात्रा जो संघट्ट से प्राप्त होती है। तो संघट्ट अभी बताएंगे, संघट्ट क्या होता है ये भी सीखेंगे नेक्स्ट। अभी आपको संघट्टवाद का सिद्धांत भी समझाएंगे। तो संघट्ट से प्राप्त होती है उसे हम सक्रिय ऊर्जा कहते हैं, टकराने से बनती है उसे सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। तो सक्रिय ऊर्जा आपकी ये है। तो यहाँ से यहाँ तक सक्रिय ऊर्जा, इसका मतलब है कि अभी उत्प्रेरक नहीं है तब पथ रास्ता कितना है, ये इसको वैली बोलते हैं, घाटी बोल सकते हैं। ये कितनी बड़ी घाटी है, इस घाटी को पार करते हुए यहाँ तक प्रोडक्ट बनाने में कितना समय लगा, बहुत समय लगा। इस रास्ते से होकर अगर प्रोडक्ट बनाएगा कोई अभिकारक तो उसे बहुत समय लगेगा, और रास्ता भी बड़ा है, रास्ता भी लंबा है, घाटी भी, खाई भी बहुत ऊँची है मतलब खाई नहीं, ऊँचाई बोल सकते हो, ऊँचाई बोल दो, खाई बोल दो, कुछ खाई बोल दो तो गहराई बोल देंगे, ऊँचाई बोल दो, ठीक है। तो बहुत ऊंचाई अर्थात दूसरा रास्ता है। तो ये उत्प्रेरक के बिना रास्ता है, ये जो रास्ता है आपका उत्प्रेरक के बिना बना पथ, उत्प्रेरक के बिना बना हुआ पथ है, ठीक है। उत्प्रेरक के बिना, उत्प्रेरक नहीं है तब उसका रास्ता इतना लंबा है। और जैसे ही ये सक्रिय ऊर्जा हो गई बेटा ये सक्रिय आपकी जो यहाँ से यहाँ तक की ऊर्जा जो कहलाएगी वो EA1 मान लो थोड़ी देर के लिए। और EA1 क्या है आपकी, EA1 है उत्प्रेरक के बिना सक्रिय ऊर्जा। ये उत्प्रेरक नहीं है तब सक्रिय ऊर्जा इतनी है। और जैसे ही उत्प्रेरक प्रयोग होगा, तो क्या होगा, ये रास्ता, इस उत्प्रेरक क्या कर देता है, इस रास्ते को छोटा कर देता है, अर्थात वैकल्पिक पथ प्रदान कर दिया, और छोटा पर करने के बाद उत्प्रेरक में बदल जाता है। समझ में आ गया। तो इसको पथ को छोटा कर दिया तो सक्रिय ऊर्जा देखो, अभी सक्रिय ऊर्जा यहाँ तक थी, अब सक्रिय ऊर्जा कितनी रहेगी, इतनी छोटी होगी सक्रिय ऊर्जा। तो आपकी यहाँ से यहाँ तक आपकी जो EA2 हो जाएगी, EA2 ये आपकी कब हो जाएगी, ये आपकी EA2 कहलाएगी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रिय ऊर्जा। अब समझ में आ गया। इसलिए ग्राफ से केवल समझना है, ग्राफ आपको परीक्षा में बनाना नहीं है। आपको मैं नीट लेवल पे, IIT लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपको समझा सब रहा हूँ। आपके ऊपर आपको कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना, सीखना कितना है, कितना नहीं सीखना। तो ये उत्प्रेरक की सक्रिय ऊर्जा कब हो गई, उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रिय ऊर्जा कम हो गई। इसका मतलब रास्ता छोटा हो गया, खाई जो थी, खाई बोलो या ऊंचाई थी, वो कम हो गई। जब कम हो गई तो अभिकारक अणु जल्दी पहुंच जाएंगे, और जल्दी पहुंच जाएंगे तो जल्दी प्रोडक्ट बन जाएगा, और जल्दी पहुंच जाएंगे, उसी जल्दी को ही तो गति कहते हैं। वेग बढ़ गया, क्योंकि अभी वेग बहुत ऊंचे से जा रहा था, ऊंचे से तो वेग कम था, अब नीचे से होकर जा रहा है तो तेज जाएगा, इसका मतलब उसका वेग बढ़ जाएगा। तो एक सूत्र नीचे लिखा हुआ है, अभिक्रिया वेग इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, सक्रिय ऊर्जा। तो क्या हुआ, अगर सक्रिय ऊर्जा कम हो जाएगी तो आपका अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, ये सूत्र भी कहता है। तो समझ में आ गया उत्प्रेरक का कैसे प्रभाव पड़ता है, अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका लास्ट टॉपिक है आपका, इसके बाद ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। उसके अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके न्यूमेरिकल आपको कराएंगे, ठीक है। और चूंकि अभी न्यूमेरिकल अभी हमारे प्रिंटेड करके आई हुई ने, कंप्यूटर सेंटर वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने अभी बना नहीं पाए, छपे नहीं, इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक हम नेक्स्ट आपको चैप्टर करा देंगे, वो चैप्टर आप करने लगना। फिर इसके लिए आप क्या करना, आपको थोड़ी जगह छोड़ देना, या फिर दूसरे न्यूमेरिकल के लिए आप दूसरी कॉपी बना लीजिए तो बेटर रहेगा, सही है। न्यूमेरिकल, क्योंकि इसमें भी न्यूमेरिकल करीब 45-40 न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, 45-50 न्यूमेरिकल इसमें भी हैं, आपको सारे न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है आपका रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत, संघट्टवाद। ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन समझ लेते हैं। अब संघट्ट कैसे होता है, आपको शायद एक दिन आपको सक्रिय ऊर्जा जब समझाई थी पिछले वीडियो में, पिछले टॉपिक में, तब आपको सक्रिय ऊर्जा के लिए एक उदाहरण दिया था, H2 + I2 = HI। मैंने बताया था HI कैसे बना, 2HI कैसे बना था। वही आपको संघट्ट ऊर्जा, वही आपका संघट्ट सिद्धांत है, ठीक है। आपको फिर समझा देता हूँ थोड़ा सा कॉमनली, आप समझ लेना। जैसे
ये ए अभिकारक अणु है, अभिकारक मान लो, चाहे आप इसको ए मान लो, ठीक है, सही रहेगा। ये आपका अभिकारक अणु है, ये अभिकारक अणु है, मतलब ए और A2, जैसे I H प्लस H H2, वैसे ही ए, और आपका V और ये B, अर्थात I प्लस I I2 है। इन दोनों से अगर ऐसी अभिक्रिया होगी तो इन दोनों के बीच ऐसी क्रिया कराएं तो नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। आप चौंके होगे सर कैसे, सुनिए, समझने का प्रयास करना। देखिए ये सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत ये कहता है कि अब जो टक्करें होने चाहिए, संघट्ट होना चाहिए, वो प्रभावी होना चाहिए, सही है, और एक विन्यास के तहत होना चाहिए, विन्यास उसका एग्जिट होना चाहिए। अगर विन्यास एक्यूरेट या एग्जिट नहीं होगा तो इसका मतलब वो जो अभिक्रिया होगी वो आपस में करना चाहेंगे, वो अभिक्रिया नहीं होगी। देखिए कैसे समझना, जैसे ही मान लीजिए इसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो इसके साथ अभिक्रिया करा रहे, अगर ये टक्कर ऐसी है तो अभिक्रिया नहीं होगी, ऐसी है तो अभिक्रिया नहीं होगी, है ना, ऐसी है तो अभिक्रिया नहीं होगी, ऐसी है मतलब किसी तरह से। लेकिन अगर ऐसा अभिविन्यास है, ऐसी हो तो ऐसी अभिक्रिया हो जाएगी, देखो हो गई अभिक्रिया। इसका मतलब है, सीधी बात है, तो उसके लिए एक ओरिएंटेशन क्लियर होना चाहिए। अगर ओरिएंटेशन होगा तब क्रिया होगी, इसके पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है, सभी टक्करें प्रभावी नहीं होंगी। देखिए ये प्रभावी टक्कर बोलेंगे नहीं, ये प्रभावी टक्कर बोलेंगे नहीं, क्योंकि प्रभावी तभी बोलेंगे जब अभिक्रिया हो जाए। टक्कर तो बहुत सारी होंगी, अणु आपस में टकराएंगे, बहुत सारे अणु होते हैं आपस में टकराते रहते हैं, लेकिन प्रभावी वही होंगे जब अभिक्रिया होगी। तो सभी अभिकारक अणु परस्पर टकराने से अभिक्रिया नहीं होती, लेकिन जिन टक्करों के कारण अभिक्रिया होती है उन्हें प्रभावी टक्कर कहते हैं, सही है। और एक दूसरा पॉइंट कि देखिए इसका मतलब अभिक्रिया होने, एक चीज़ पता लग रही है कि अभिक्रिया होने के लिए कम से कम अणुओं का टकराना जरूरी है। इसके बीच और इसके बीच अगर अभिक्रिया करानी है तो इन दोनों को टकराना चाहिए, तभी अभिक्रिया होगी। अब कैसे टकराना चाहिए, ऐसे टकराना चाहिए या ऐसे टकराना चाहिए या ऐसे टकराना चाहिए या ऐसे टकराना चाहिए, ये डिपेंड करेगा ओरिएंटेशन पर, ठीक है, अभिविन्यास पर। बात समझ में आ गया, आगे जानेंगे अभिविन्यास क्या है, आपको समझा रहे हैं। तो इसका मतलब इसके बीच अगर ऐसे ऐसे क्रिया करा रहे हैं इस टाइप से, तो अभिक्रिया नहीं होगी, ये कहा गया है। तो अभिक्रिया कैसे होगी, देखिए, तो अभिक्रिया ऐसे होगी, इसको हम अणुओं को थोड़ा सा ऐसे कर दे रहे हैं, ए, इसको नीचे कर दे रहे हैं, तो प्लस बी और बी। अब अभिक्रिया हो जाएगी, आपस में चिपक जाएंगे। कैसे, ए के सामने ए और बी के, ए के सामने बी, ए के सामने बी, ए के सामने बी, आपस में क्या बनाएगा, ए बी 2AB, तो बन गया 2AB, AB, ऐसे हो गई, बन गया उत्पाद। ऐसे होती है रिएक्शन। अब इसको अच्छी तरह समझना तो एक और समझ लीजिए। देखिए क्या होता है, बहुत आसान है। क्या होता है, क्यों रिएक्शन होती है, ये अभिकारक अणु इससे टकराएगा, इसके देगा घूंसा, और जैसी, समझना बेटा, ये अभिकारक अणु ए है, ये किससे, बीबी से के मध्य क्रिया करनी है, उसे बीबी के बीच में दोस्ती करानी है, दोस्ती बनानी है। तो क्या करेगा, इसके पास धीरे धीरे जाएगा और जाएगा, टकराएगा, और टकराने के क्या करेगा, इन दोनों को तोड़ देगा, इन दोनों को अलग कर देगा और इसको अपने पास झुका लेगा ऐसे। ये इसके पास आ जाएगा थोड़ा सा बी, मतलब इसकी ओर आ जाएगा और इन दोनों के बीच दरार आ जाएगी, और दरार आ जाएगी इसका मतलब स्पेस हो गया। देखो स्पेस हो गया, यहाँ स्पेस आ गया, तो स्पेस आ जाएगा, और इसके पीछे स्पेस था ही, इसका मतलब ये दरार इसने घूंसा मार के इसको तोड़ दिया, टक्कर मार के इसको तोड़ दिया। तो इसको कहते हैं मध्यवर्ती, ठीक है, मध्यवर्ती। इसी को कहते हैं सक्रियत संकुल, बताया था आपको, इसको सक्रियत संकुल भी कहते हैं। ये अस्थायी होता है, थोड़ी देर के लिए बनता है, बाद में क्या होता है, बाद में इसका मतलब इसने क्या किया, इनके बीच, इसने इसके बीच ए आ गया और इसने घूंसा मारा, तो ये इसके बीच में विक्षेपित हो गया, ये दूर भागेगा और ये इसके पास आएगा, तो ये जाके चिपक जाएगा और ये बी बाहर हो जाएगा। इसका मतलब ए बी के पास चिपक जाएगा तो ए बी बना लेगा, इस तरह से ये प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। ए बी बन गया और बी को दूर फेंक देगा और बी निकल के बाहर हो जाएगा। इस प्रकार ये उत्पाद बन जाता है, ऐसी रिएक्शन होती है। आगे समझ में, इसको आपको संगतवाद का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। ये आप लिख लीजिए, लिखा हुआ है, पहला आपका है, लिख लीजिए पहले इसको, कि इस सिद्धांत को लिखा है, इस सिद्धांत को ट्राउट्स और विलियम लुइस ने प्रतिपादित किया था।
ठीक है। इस सिद्धांत की निम्न अवधारणाएं निम्नलिखित या निम्न अवधारणाएं हैं। पहली है नंबर 1, अभिक्रिया होने के लिए, अभी बताया था, अभिक्रिया होने के लिए परस्पर दो अणुओं का, मैंने लिखा नहीं, आप चाहो तो लिख सकते हो, दो अणुओं का टकराना आवश्यक है। टकराने को कहते हैं संघट्ट। क्लियर? टकराने को क्या बोलते हैं? संघट्ट। तो अभिक्रिया होने के लिए कम से कम दो अभिकारक अणुओं का टकराना आवश्यक है। अभिकारक अणुओं का टकराना होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है अभिकारक अणुओं के सभी, मैंने अभी बताया, सभी अभिकारक अणुओं के टकराने से अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि इधर भी टकरा रहा है, ऐसे टकराए, ऐसे टकराए, ऐसे टकराए, ऐसे टकराए, ऐसा नहीं है सबसे अभिक्रिया हो जाए, नहीं। सभी अभिकारक अणुओं के परस्पर टकराने से अभिक्रिया नहीं होती, लेकिन जिस अभिकारक अणु के टकराने से अभिक्रिया हो जाती है उसको प्रभावी टक्कर बोलते हैं, इफेक्टिव कॉलिजन। क्या बोलते हैं? प्रभावी टक्कर। उसको प्रभावी टक्कर, इफेक्टिव कॉलिजन कहते हैं। तो इन टक्करों की संख्या कम होगी ज़्यादा, क्योंकि ये टक्करें तो बहुत सारी हैं, इन टक्करों की संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन प्रभावी टक्कर कुछ ही होंगी। इसका मतलब प्रभावी टक्करों की संख्या कम होती है। वो लिख लीजिए, प्रभावी टक्करों की संख्या कैसी होती है? कम होती है। थर्ड पॉइंट है प्रभावी टक्करों से प्राप्त ऊर्जा, जो टक्कर प्रभावी होगी उससे जो ऊर्जा प्राप्त होगी उसी को सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, बताया था, अभी बताया था। सक्रिय ऊर्जा क्या है? टक्करों से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा। तो प्रभावी टक्करों से प्राप्त ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। इसका मान देहली ऊर्जा से कम होता है, ये भी आपको बता चुका हूँ। ये सूत्र लिख लीजिए, सक्रिय ऊर्जा बराबर देहली ऊर्जा माइनस अभिकारक में निहित ऊर्जा, ठीक है, या टक्कर से पूर्व निहित ऊर्जा, ठीक है, उसके अंदर ऊर्जा। ये आपको सक्रिय ऊर्जा प्रभाव से पिछला वीडियो आप देख लेना, सक्रिय ऊर्जा क्लियर हो जाएगा, सूत्र भी लिखा चुके हैं। तीसरा पॉइंट है सक्रिय ऊर्जा कोष्ठक में EA का मान निश्चित और स्थिर होता है। मैंने बताया था सक्रिय ऊर्जा कभी नहीं बदलती। सक्रिय ऊर्जा का मान EA का मान निश्चित और स्थिर होता है। ये ताप पर निर्भर नहीं करता, लिखा है ताप और अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लें, काम देंगे ये। नई लाइन लिख लो, इस सिद्धांत का उपयोग ताप वृद्धि तथा उत्प्रेरक के प्रभाव को समझाने के लिए किया जाता है, जो आपको मैंने इस सूत्र को पढ़ाने से पहले ही समझा चुके हैं। अभी समझाया था ताप वृद्धि का प्रभाव और उत्प्रेरक का प्रभाव कैसे पड़ता है। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, और कितना ताप? अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाओगे तो अभिक्रिया का वेग 2 गुना और वेग स्थिरांक भी 2 गुना हो जाएगा। उत्प्रेरक से भी बढ़ेगा, लेकिन उत्प्रेरक से 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, ये नहीं पता लगेगा, ठीक है, लेकिन बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आप चाहो तो ये पॉइंट, आप चाहो ये समझना चाहो तो ये बना सकते हैं, वरना वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। ये आप चाहो तो बॉक्स में बना सकते हो। अब नई लाइन से लिखेंगे, इस सिद्धांत के आधार पर निम्न अभिक्रिया, मान लीजिए कोई अभिक्रिया है, इस सिद्धांत के आधार पर निम्न अभिक्रिया कैपिटल A + B = उत्पाद है, ठीक है, के लिए एक निम्न समीकरण दिया गया, एक निम्न समीकरण प्रतिपादित की गई। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर एक समीकरण दिया, ये भी समीकरण प्रयोग से निकलती है, ठीक है। तो वेग बराबर, अभी वही है आपका आर्यन समीकरण, वेग बराबर कैपिटल ZAV e⁻ EA/RT। समझ में आ गया? ये आपका है। तो वेग को मैंने बताया, वेग को K भी बोल सकते हैं, तो K बराबर ZAV e⁻ आप आर्यनीय समीकरण, पिछले वीडियो में आप आर्यनीय समीकरण समझ सके हो। इसकी तुलना अगर आर्यनीय समीकरण से करें तो कैपिटल K बराबर A आ जाएगा, इसके स्थान पर A e⁻ देखिए आर्यनीय समीकरण बन गया। इसका मतलब ये A वहाँ होती है पूर्व चरघातांक की गुणांक या आवृत्ति गुणांक, तो यहाँ भी आपका ZAV आवृत्ति गुणांक होगा, लेकिन फ़र्क इतना है, यहाँ बोलेंगे संघट्ट आवृत्ति, ठीक है। तो इसलिए इसको ना लिखें, इसको लिख लो, ये सूत्र लिखा हुआ है, लिख लो, जहाँ ZAV बराबर कैपिटल A और कैपिटल B के बीच संघट्ट आवृत्ति है, लिख लो संघट्ट आवृत्ति। अब इसमें वर्ड आया संघट्ट आवृत्ति। देखिए अगर कहता है सिद्धांत लिखो, अगर क्वेश्चन आ जाए कि रासायनिक अभिक्रिया का संघट्टवाद लिखो या संघट्ट सिद्धांत लिखो, ठीक है, या संघट्ट थ्योरी लिखो या संघट्ट की अवधारणा लिखो, तो जो मैंने अभी पॉइंट लिखा है 6, ये 6 पॉइंट ही आपको लिखने, 4 लिखा है, 4 पॉइंट ही लिखने हैं, बस इतना ही लिखना है। आप चाहो तो ये सूत्र लिखना चाहो तो लिख देना एक्स्ट्रा, बस इतना ही लिखना, आगे नहीं लिखना। मैं अगले से पूछता संघट्ट आवृत्ति क्या है तो आप लिख देना,
तो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो डाल लीजिए संघट्ट आवृत्ति, इंग्लिश में कहते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। कॉलिजन माने संघट्ट बोलते हैं, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है ये लिखा हुआ है आपका कि अभिक्रिया मिश्रण के प्रति एकांक आयतन में प्रति सेकंड होने वाले संघट्टों की संख्या को संघट्ट आवृत्ति कहते हैं। इसे कैपिटल जेड से व्यक्त करते हैं। समझ में आ गया? समझ ले, थ्योरी समझ लो कि अभिक्रिया मिश्रण में एकांक आयतन में प्रति सेकंड संघट्टों की संख्या को या टक्करों की संख्या को, एक सेकंड में कितने टक्कर हो रहे हैं, उन एक सेकंड में टक्करों की संख्या को संघट्ट आवृत्ति कहते हैं। इसे कैपिटल जेड से व्यक्त करते हैं। क्लियर हो गया? नई लाइन से लिख लो। बाद में प्रभावी लिखा है पस, उसके बाद प्रभावी टक्करों, प्रभावी संघट्ट के स्पष्टीकरण के लिए, जो प्रभावी टक्कर हैं उस प्रभावी टक्कर के स्पष्टीकरण के लिए ये समीकरण जो दिया था इसमें संशोधन किया गया। प्रभावी टक्कर अगर प्राप्त करनी है तो इस सूत्र में संशोधन किया गया। इसका मतलब ये सूत्र थोड़ा गलत था, इसको सही किया गया। क्या सही किया गया? इसमें सही क्या किया गया कि वेग बराबर, इसमें सही कराने के लिए जो इसमें केवल पी और लगा दिया। क्या लगा दिया? पी। इसको प्रायिकता गुणांक या बोल सकते हैं त्रिविम कारक, प्रायिकता गुणांक या त्रिविम कारक जोड़ दिया गया, गुणा कर दिया गया। सही है? तब आपका संशोधन हो गया। तो ये लिख लीजिए, बाद में प्रभावी संघट्ट के स्पष्टीकरण के लिए संशोधित संघट्टवाद का समीकरण प्रतिपादित किया गया जो निम्न प्रकार। लिख लीजिए, वेग बराबर, यही है, वेग को लिख दो या के लिख लो, के बराबर पी जेड ए बी ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ये आपका हो गया। तो जहाँ लिख लो पी, एक नया शब्द आ गया। पी किसको व्यक्त करता? अभिविन्यास को। तो मैंने बताया था उन्होंने अभिविन्यास नहीं जोड़ा था, बाद में अभिविन्यास पता लगा, इसलिए कहा जाता है हाँ पी क्या है? पी आपका है प्रायिकता, पी फॉर प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, एकता लिखा हुआ है, हिंदी में लिखिए प्रायिकता, इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी, PROVALITY, PROVALITY, प्रोबेबिलिटी। इसको त्रिविम कारक भी कहते हैं। क्लियर हुआ? इसका मतलब इससे स्पष्ट है कि अभिकारक अणुओं के संघट्ट के लिए अभिविन्यास भी होना चाहिए। वो लिखा हुआ है, संघट्ट अणुओं का उपयुक्त अभिविन्यास भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर ओरिएंटेशन क्लियर नहीं होगा, मतलब स्थिति क्लियर नहीं होगी, ये पोजीशन क्लियर नहीं होगी, ऐसे पोजीशन है, ये पोजीशन क्लियर नहीं होगी तो ये अभिक्रिया नहीं होगी। अगर ये पोजीशन में थोड़ी सी भी ऐसे आ गया तो अभिक्रिया हुई, नहीं हुई, ऐसे आ गया तो अभिक्रिया नहीं हुई। इसके लिए पोजीशन अर्थात अभिविन्यास भी एकदम क्लियर होना चाहिए। तो अभिविन्यास भी बहुत ज़रूरी है अभिक्रिया होने के लिए। तो अभिक्रिया होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? संघट्टवाद का सिद्धांत क्या है? पहला है रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए, देखिए लिखा हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए कम से कम दो अभिकारक अणुओं का टकराना आवश्यक है। अगर दो नहीं लिखना चाहते, ऐसे ही लिखना चाहते तो ऐसे ही लिख लो कि रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए अभिकारक अणुओं का टकराना आवश्यक है। नंबर दूसरा है, सभी अभिकारक अणुओं के टकराने से अभिक्रिया नहीं होती, बल्कि जिन टक्करों के कारण अभिक्रिया होती है उन्हें प्रभावी टक्कर या इफेक्टिव कॉलिजन कहते हैं। सही है? इफेक्टिव माने प्रभावी टक्कर कहते हैं। इन टक्करों की संख्या कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, प्रभावी टक्करों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रभावी टक्करों से जो पसीना निकलता है, जो ऊर्जा बनती है, उसको सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। इसका मतलब प्रभावी टक्करों से प्राप्त ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। इसका मान देहली ऊर्जा से कम होता है। सूत्र होता है सक्रिय ऊर्जा बराबर देहली ऊर्जा माइनस टक्कर से पूर्व निहित ऊर्जा। टक्कर से पहले कुल ऊर्जा और टक्कर से पहले ऊर्जा स्थिति ऊर्जा हुआ करती है। आपको पिछला वीडियो बता चुके हैं। लास्ट पॉइंट है आपका, सक्रिय ऊर्जा EA का मान, सक्रिय ऊर्जा EA का मान अगर शून्य निश्चित और स्थिर होता है, निश्चित और स्थिर होता है तो जो ताप और सांद्रण पर निर्भर नहीं करता।
ठीक है। ताप बढ़ाने पर ऐसा नहीं ताप बढ़ा दें और ई ए का मान बढ़ जाए, ऐसा नहीं। आपको बताया भी था, आपको अभी पिछले वीडियो आपने देखा आर्यन समीकरण का डेरिवेशन जब कराया था तो हमने ऐसे कराया, ताप T1 पर वेग स्थिरांक K1 हो गया था लेकिन सक्रिय ऊर्जा पर फर्क नहीं पड़ा था। मैंने ऐसे लिखाया था log K1 बराबर log ए पर भी फर्क नहीं पड़ा था, माइनस EA अपॉन RT1 आया था और यहाँ 2.303। समझ में आ गया? तो इसलिए T1 ये चेंज हो जाएगा लेकिन EA इस पर फर्क नहीं पड़ता, ना ही इसकी सांद्रता पर प्रभाव पड़ता है। ये क्लियर हो गया। तो आपको समझ में आ गया संगतवाद का सिद्धांत। अगर आप चित्र के द्वारा समझ सकते तो मैंने आपको चित्र आपको समझा दिया, तो वो चित्र आप बना सकते हो। अब आपका कंप्लीट चैप्टर हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और कमेंट करना ना भूलें। और ध्यान रखिए शेयर बेटा ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जिससे कि हम आपको लाइव आ सकें, आपको तुरंत फेस टू फेस आपका आंसर दे सकें। आप क्वेश्चन पूछें और आपका आंसर तुरंत मिले, क्वेश्चन पूछें आपका आंसर तुरंत मिले। इसके लिए आपको हमारी सहायता आपको करनी पड़ेगी, सब्सक्राइब आपको बढ़ाने पड़ेंगे। कैसे